हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 की प्रश्नावली 1, ठीक है ना। प्रश्नावली 1 आपका है वास्तविक संख्याएं। तो आज हम डिस्कस करेंगे वास्तविक संख्याओं के विषय में। इसमें मैं आपको पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या। उसके पहले मैं थोड़ा सा संख्याओं के विषय में आपको जानकारी दे देता हूँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं संख्याएँ होती क्या हैं। तो इसको मैं काफ़ी डिटेल में नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा जल्दी चीज़ों को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं पहले संख्याओं पे, ठीक है। संख्याओं से पहले सबसे पहले हम आते हैं अंक पे। अंक क्या होता है, आप सबने पढ़ रखा होगा कि अंक क्या होता है। चलो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अंक के बारे में। अंक क्या होता है बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे बच्चे क्या हैं, ये अंक हैं ना। तो यही 10 अंक होते हैं। तो अंक, अगर आपसे कोई पूछता है अंक की डिफिनीशन क्या होती है, तो आपको बताना है कि जो हम जिस संख्या पद्धति का उपयोग करते हैं उसमें किसी भी नंबर को अगर हमको दिखाना होता है ना, तो हम इन्हीं 10 चिन्हों के द्वारा दिखाते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बच्चों, अंक। तो ये बात तो क्लियर हो गया क्या होता है अंक। अंक के साथ ही एक और चीज़ आती है संख्या, ठीक है ना। अब हम डिस्कस करते हैं संख्या क्या होती है। तो आपसे कोई पूछेगा अंक क्या होता है, आपको बताना ये है कि जिस संख्या पद्धति का प्रयोग हम करते हैं उसमें हम किसी भी नंबर को दिखाने के लिए जिन 10 चिन्हों का प्रयोग करते हैं, ये जो 10 चिन्ह है बच्चों, इन्हीं को अंक बोला जाता है। बात क्लियर है। अब बात करते हैं संख्या की। तो संख्या क्या होता है कि कोई भी दो अंक को अगर आपस में मिला के अगर साथ में लिखा जाए तो वहाँ पे अंक का संख्या बनती है मिनिमम 2 अंक। जैसे यहाँ पे लिखता हूँ 2, 1, यहाँ पे एक पर्टिकुलर अंक 2 है और एक क्या है बच्चों 1। यहाँ पे लिखता हूँ 2, 1, 4, यहाँ पे 3 अंक हैं। तो ये संख्या क्या बनी 214। ये क्या बनी 21। अब इसको 2, 1 अलग अलग थोड़ी ना पढ़ेंगे। 2 पढ़ेंगे पर्टिकुलर अंक हो जाएगा, 1 पढ़ेंगे वो भी अंक हो जाएगा। तो संख्या क्या होती है कि 2 या फिर 2 से अधिक अंकों को आपस में मिलाने पे क्या बनती है, संख्या। तो बहुत बेसिक बातें थी, इसको ये सब कोई बताएगा नहीं, मैंने बता दिया थोड़ा सा जिससे जानकारी हो जाए। अंक संख्या के बाद अब आते हैं हम संख्या के प्रकार पे, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों क्या संख्या के प्रकार। तो इसको मैं रफ करता हूँ। चलो यहाँ पे हम समझते हैं संख्या के प्रकार। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। तो हम संख्याओं के प्रकार के विषय में डिस्कस करेंगे। अब देखो संख्याएं बच्चों, आपने क्लास 1 से लेकर या फिर 9 तक जो भी पढ़ा है आपने, उसमें आपने 2 प्रकार की संख्याएं तो होती हैं 2 प्रकार की। उसमें मेन आपने पढ़ा होगा केवल और केवल वास्तविक संख्याएं। क्या पढ़ा है, वास्तविक संख्याएं। मैं बताता हूँ क्यों पढ़ा है, भी समझ में आ जाएगा। वास्तविक संख्याएं और एक बच्चों होता है आपका काल्पनिक संख्याएं। ये वास्तविक हो गया, ये आपका हो गया काल्पनिक, ठीक है। काल्पनिक संख्याएं हमेशा 2 होंगी, या तो वास्तविक होंगी या तो काल्पनिक। अब मैं समझता हूँ कि वास्तविक क्या होता है, काल्पनिक में पहले क्लियर कर देता हूँ जिससे सब कुछ एकदम स्पष्ट हो जाए। देखो बच्चों, काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो कोई भी नंबर स्क्वायर रूट के अंदर आए और वो ऋणात्मक मान दे। इसका मतलब क्या है, कोई भी नंबर स्क्वायर रूट या फिर क्यूब रूट के अंदर माइनस में आए तो सारी संख्याएं बच्चों क्या होंगी, काल्पनिक संख्याएं। जैसे अच्छा आप लोगों ने पढ़ा, अब आगे पढ़ोगे आप लोग की स्क्वायर रूट -1 का मान होता है i, ठीक है। तो आगे आप लोग पढ़ोगे किसी भी नंबर के साथ अगर i जुड़ा होगा तो बच्चों काल्पनिक संख्या होगी, ठीक है। तो केवल यही होता है काल्पनिक संख्या। आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा, सारा जो भी खेला किया है आप लोगों ने सारा का सारा वास्तविक संख्याओं के अंदर किया है। तो अब मैं समझता हूँ वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। चलो अब यहाँ पर समझो ध्यान से बच्चों। वास्तविक संख्याएं 2 संख्याओं से मिलकर बनती हैं। इसके अंतर्गत एक तो आती है परिमेय संख्या और एक बच्चों क्या आती है, अपरिमेय। 2 प्रकार की संख्याएं आती हैं, एक परिमेय होता है, एक क्या होता है, अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय मतलब अगर आपसे कोई पूछता है वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, आपको बताना है कि परिमेय और अपरिमेय जिसके अंतर्गत दोनों प्रकार की संख्याएं आती हों वो आपकी क्या होती है, वास्तविक संख्याएं। तो परिमेय के विषय में जल्दी समझ लेते हैं। तो बच्चों परिमेय संख्या क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिख सकें। यहाँ पे एक कंडीशन होती है, क्यों कभी भी 0 के इक्वल ना हो, तो वो क्या होती है, परिमेय संख्या, ठीक है। साथ ही में मैं इसी के साथ ही जल्दी इसको डिस्कस करूँगा क्योंकि आपका मेन चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। तो मैं इसके अंदर के सारी चीज़ों को बता देता हूँ जिससे कन्फ्यूज़न ना हो। अब यहाँ पे अपरिमेय की बात आती है। तो वे संख्याएं जो p/q के रूप में ना लिखी जा सके उनको क्या कहते हैं, अपरिमेय। अब यहाँ पे एक सवाल आता है बच्चों कि p/q के रूप में हम किन संख्याओं को नहीं लिख सकते।
तो पी बाई क्यू के रूप में उन संख्याओं को नहीं लिखा जा सकता जो स्क्वायर रूट के अंदर आए और जिनका मान पूर्णांक नहीं निकले। जैसे मैं कहता हूँ स्क्वायर रूट 5 का मान निकालो, तो आप लोग अगर निकालने लगोगे ना तो दशमलव के बाद चीज़ें रिपीट करना स्टार्ट कर देंगी। वो रिपीट करेंगी लेकिन कभी भी उस पर क्या कहते हैं बार नहीं लगेगा। ठीक है, तो रूट 5 हुआ, रूट 7 हुआ, इस प्रकार की सारी संख्याएं, क्यूब रूट 3 हुआ, इस प्रकार की सारी संख्याएं बच्चों क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं। बात क्लियर है? तो परिमेय क्या होती हैं? जिनको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकें। अपरिमेय क्या होती हैं? जिनको पी बाई क्यू के रूप में ना लिख सकें। ठीक है, अब एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, ये हो गई परिमेय और अपरिमेय और अपरिमेय की बात। अब परिमेय और अपरिमेय के अंतर्गत काफ़ी चीज़ें आती हैं, उनको हम धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात है बच्चों परिमेय। मैं पढ़ता हूँ परिमेय के क्या पार्ट होते हैं। तो बच्चों परिमेय संख्याएं कई प्रकार की होती हैं, मैं इनको डिस्कस करता हूँ। चलो, यहाँ पे आता है परिमेय। परिमेय में हम सबसे पहले पढ़ते हैं भिन्न और पूर्णांक। परिमेय को भी दो पार्ट में तोड़ेंगे, एक आपका होगा भिन्न और एक क्या होगा बच्चों? पूर्णांक। चलो, भिन्न और पूर्णांक दो संख्याएं हैं। अब यहाँ पे समझते हैं बच्चों, भिन्न के विषय में आपको नहीं जानना है, केवल आपको इतना जान लेना है 3 प्रकार की होती हैं, एक साधारण, असाधारण और एक मिश्रित। उसको आपको नहीं पढ़ना है, सारा ध्यान आपको, सारा फोकस करना है पूर्णांक पे। ठीक है, तो चलिए हम पूर्णांक में समझते हैं पूर्णांक के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। तो इसको मैं रब करने की कोशिश करता हूँ। चलो, अब यहाँ पे आ जाती है पूर्णांक संख्याएं। बच्चों पूर्णांक संख्याएं के अंतर्गत, पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत ढेर सारी संख्याएं आती हैं, उनको आराम से धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आते हैं बच्चों, अब यहाँ पे आपकी आ जाएगी प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। क्या आएगा? प्राकृतिक संख्या। अब मैं एक एक को डिस्कस करते चल रहा हूँ। देखो, प्राकृतिक संख्याओं का मतलब होता है बच्चे वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाएँ। जैसे यहाँ पे प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, ये पूरा यहाँ कहाँ तक जाए? इनफाइनाइट तक। इनको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। बात क्लियर है? अब यहाँ पे आगे आता है बच्चों पूर्ण संख्या। क्या आता है? पूर्ण संख्या। तो हम पूर्ण संख्या के विषय में समझते हैं। बच्चों वे सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाएं। इसका मतलब पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत 0, 1, 2, 3, 4, ये कहाँ तक जाएगा बच्चों? इनफाइनाइट तक। ठीक है ना, ये हो गई आपकी क्या? पूर्ण संख्या। तो आपसे कोई पूछेगा पूर्ण संख्या क्या होता है, तो आपको केवल ध्यान रखना है, क्योंकि इसका चैप्टर में यूज़ करेंगे कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से। तो अब आगे हम समझते हैं कि सम, विषम, ये सब आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य, मैं यहाँ पे जगह नहीं है लिख दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। सहभाज्य, यहाँ पे पूर्ण, परिपूर्ण। परिपूर्ण आपको नहीं पढ़ना, केवल इतना ही पढ़ना है। देखो बच्चों, सम संख्याएं क्या हैं? वे संख्याएं जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, क्या होती हैं? सम संख्याएं। या फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। ये संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं उनको क्या बोलते हैं? सम संख्याएं। और जो 2 से विभाजित ना हो उनको क्या बोलेंगे? विषम संख्याएं। बिल्कुल आसान सी बात है। अब आते हैं भाज्य पे, अभाज्य पे और सहभाज्य पे। ठीक है, इसके बाद मैं बताऊंगा पूर्णांक क्या होता है। सबसे पहले भाज्य संख्या। दोस्तों भाज्य का मतलब क्या होता है? भाज्य का मतलब होता है वे संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाएं। जैसे भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो जाएं। जैसे मैं कहता हूँ 6 के विषय में बात करते हैं। 6, तो 6 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 2 और 3। तो इसका मतलब क्या है? 6 भाज्य संख्या है। इसका मतलब क्या है बच्चों? वे संख्याएं जिनका 1 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे अब 6 का फैक्टर करना स्टार्ट करें तो ये 2 से सब करेंगे डिवाइड, 3 आएगा, 3 से करेंगे क्या आएगा? 1। तो अगर 6 को फैक्टर के फॉर्म में लिखना चाहें तो 2 क्रॉस 3, इसका मतलब यहाँ पे इसके 2 गुणनखंड मिल रहे हैं। तो ऐसी कोई भी संख्या भाज्य संख्या होगी जिसके 2 या फिर 2 से अधिक गुणनखंड हो। ठीक है, ठीक इसका उल्टा भी सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं होंगी जिनका केवल और केवल एक गुणनखंड हो। कहने का मतलब वो स्वयं के अलावा किसी और नंबर से विभाजित ना हो। जैसे मैं समझाता हूँ, जैसे कोई भी नंबर ले लो, यहाँ पे मैं लेता हूँ 2, एक नंबर लेता हूँ 2, मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ अभाज्य। ठीक है ना,
तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी और से न विभाजित हो, जैसे 2। अब आपसे कहा जाता है कि 2 को आप डिवाइड करिए, तो आप 2 किससे डिवाइड होगा? स्वयं के अलावा किसी 2 का फैक्टर क्या होगा? 2 या तो 2 से डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी नंबर से डिवाइड होगा। और हमको ये तो पता है कि कोई भी नंबर से अगर 1 से भाग दे किसी भी नंबर में, तो भाग तो पूरा हो जाता है। इसका मतलब एक तो सब में होगा, भाज्य हो, अभाज्य हो, सहभाज्य हो, कुछ भी हो, उसमें कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब अभाज्य संख्याएं क्या होती है बच्चों? वे संख्या जो स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो, या फिर इसको अगर लैंग्वेज में इसको लिखना हो तो एक तरीके से लिख सकते हैं, वे संख्या जिनका केवल और केवल एक गुणनखंड हो। जैसे मैं कहता हूँ 5 का फैक्टर करो, तो 5 का फैक्टर करोगे क्या आएगा? 5 × 5, तो यहाँ पे क्या आ गया? 5। तो बच्चों क्या है आपका? अभाज्य संख्या। बात समझ रहे हो ना? भाज्य अभाज्य क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं बच्चों सहअभाज्य के विषय में। चलो यहाँ पे देख लेते हैं सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य कहने का मतलब क्या है? अब ध्यान देना, सहअभाज्य संख्याओं को देखने के लिए कम से कम 2 संख्याएं होनी चाहिए, और ऐसी 2 संख्याएं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, या फिर इसको एक तरीके से और बोल सकते हैं दोस्तों कि ऐसी 2 संख्याएं जिनका मसा 1 आए। 5 और 7 का मसा निकालोगे क्या आएगा? 1 ही आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि 5 और 7 कैसी संख्याएं हैं? सहअभाज्य संख्याएं हैं। बिल्कुल आसान सी बातें हैं, इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये मैंने पूरा लगभग मोटा तौर पे ये बता दिया क्या होता है वास्तविक संख्याएं। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है पूर्णांक। अब इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में समझना पड़ेगा, क्योंकि पूर्णांक के ही अंतर्गत सारी संख्याएं आती हैं। तो पूर्णांक को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, फिर चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी पढ़ने में, क्योंकि जो भी नंबर है ज़्यादातर चीज़ों को हम पूर्णांक के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम समझते हैं पूर्णांक क्या होता है। ये वास्तविक संख्या है। चलो यहाँ पे लिखो वास्तविक संख्या, मिट गया था इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ वास्तविक। चलो इसके 2 पार्ट होते हैं, परिमेय परिमेय और एक क्या होता है बच्चों? अपरिमेय। परिमेय के 2 पार्ट, भिन्न पूर्णांक, भिन्न और पूर्णांक। अब यहाँ पे हमको बच्चों पढ़ना क्या है? यही पूर्णांक पढ़ना है, ठीक है ना? इसी पूर्णांक के विषय में पढ़ना है। चलो तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों देखो, ये आपका नंबर लाइन है, संख्या रेखा है ये आपका एक संख्या रेखा है, ठीक है। यहाँ पे 0, इसके दाईं साइड में वैल्यू पॉजिटिव होगी, 1 2 3 4, कहाँ तक जाएगा बच्चों? प्लस इनफाइनाइट तक, -1 -2 -3, कहाँ तक जाएगा? माइनस इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये थोड़ा सा क्लियर नहीं, बस आप लोग समझने का कोशिश करना। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं, चलो मैं इसको पहले लैंग्वेज के रूप में समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो, वे संख्याएं जिनके अंतर्गत प्राकृतिक संख्याएं, देखो ये पूरा मसाला प्राकृतिक संख्याओं वाला है, इसको ध्यान समझना। अभी मैंने बताया ना, वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाए उसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। तो ये प्राकृतिक संख्या हो गई। अब इधर ध्यान से देखो, ये सेम वही चीज़ है, लेकिन ये सारा वैल्यू निगेटिव है, तो इसको बोलेंगे प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक मान, ठीक है। और ये क्या है? 0। तो आपसे कोई पूछेगा पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, तो आपको बताना है कि जिनके अंतर्गत क्या आता हो बच्चों? प्राकृतिक संख्या आता हो, प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक मान आता हो, और क्या होता हो बच्चों? 0। तो उनको क्या बोलते हैं हम? पूर्णांक संख्याएं। बिल्कुल बात क्लियर है। या फिर इसको एक तरीके से और बोल सकते हैं, देखो हमने पढ़ रखा है कि ये, इधर ध्यान से देखना आप लोग, 0 से अनंत तक की संख्याओं को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। तो ये पूर्ण संख्या हो गया। और ये वाला क्या बचा? प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक मान। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, इस बात को ऐसे बोलूँ कि पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मान को भी शामिल कर लिया जाए, तो जो भी संख्याएं प्राप्त होती हैं वो सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो, इसको एक तरीके से और मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। ये बात मुझे उम्मीद करता हूँ पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं भी किसी भी प्रकार का किसी को थोड़ा भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास करो। देखो यहाँ पे एक बात समझने का प्रयास करो, ये आपका नंबर लाइन है, ठीक है ना, संख्या रेखा है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। अब यहाँ पे हमको देखना क्या है कि मैं क्या कर रहा हूँ, पूर्णांक में मैं क्या कर रहा हूँ, सभी इस पूर्णांक को मैं नंबर लाइन पे प्रदर्शित कर पा रहा हूँ, दिखा पा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि पूर्णांक वे संख्याएं होती हैं जिनको हम संख्या रेखा पर दिखा पाएँ, संख्या रेखा पर
दिखा पाएँ या प्रदर्शित कर पाएँ। इसका मतलब क्या है कि वे संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं वह सभी संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं। ठीक है ना, पूर्णांक संख्याएं इधर 0 होगा, इधर 1 2 3 इनफाइनाइट तक, इधर -1 माइनस का 2 माइनस का 3, इधर कहाँ तक जाएगा बच्चों, माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब यहाँ समझना, यहाँ पे देखो पूर्णांक में दो सेम चीज़ मिल रहा है। देखो ये सारी वैल्यू पॉजिटिव है, ये सारी वैल्यू क्या है, निगेटिव है, अभी मैंने बताया। तो बच्चों इसको बोलते हैं हम धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक। इसको बोलते हैं बच्चों हम ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। तो पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, एक तो होता है धनात्मक पूर्णांक, एक क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक। अब यहाँ पे एक बात और आती है, अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्या। तो धनात्मक पूर्णांक के समुच्चय को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। इसका मतलब क्या है कि वे सभी संख्या, मतलब कि वे जो भी नंबर पॉजिटिव में होते हैं उनको धनात्मक बोला जाता है। तो धनात्मक पूर्णांकों के समुच्चय को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, चलिए मैं इसको रफ करता हूँ, उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब मैं बात करता हूँ चैप्टर पे आता हूँ। चैप्टर क्या है आपका, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। मैं समझाता हूँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है। चलो, एक यूक्लिड नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक प्रमेय दिया, उन्हीं के नाम पे पड़ गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है ना, इसके अंतर्गत क्या होता है मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। चलो इसको, तो अब हम पढ़ते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या। ठीक है, ध्यान से समझते हैं क्या होता है, बहुत आराम से। देखो यूक्लिड आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लास में कि भाज्य क्या होता है बच्चों, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा स्टार्टिंग छोटी क्लास में, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यूक्लिड नामक वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। मैं इसको रिलेट करके पढ़ाऊंगा, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि जो भाज्य होता है वो भाजक और भागफल के गुणनफल में अगर शेषफल को ऐड कर दें तो मिल जाएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। अब यहाँ पे एक कंडीशन होती है बच्चों, कभी भी आप किसी भी नंबर में, किसी भी नंबर का जो शेषफल होगा, शेषफल हमेशा क्या होगा बच्चों, भाजक से छोटा होगा। इसका मतलब क्या है कि जो r होगा वो क्या होगा बच्चों, हमेशा भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, भाजक से छोटा होने का मतलब क्या है मैं समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं 3 में कर रहा हूँ, 11 में 3 से भाग कर रहा हूँ, 3 3 जा 9। देखो शेष 2 बचा, ध्यान देना शेष क्या बचेगा, या तो 3 से 0 से बड़ा या 3 से छोटा। इसका मतलब जो भी आपका रिमाइंडर होगा या 0 होगा या फिर 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। और भाजक आपका क्या है, b ना, जो b होगा ये r है आपका, और हमेशा किससे छोटा होगा बच्चों, भाजक से। भाजक क्या है, b। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को शायद ना समझ में आया होगा, इसको मैं रफ करके फिर से लिख देता हूँ। देखो इसका मतलब क्या कि जो आपका रिमाइंडर है, जो आपका शेषफल है, वह हमेशा r का मतलब शेषफल किसके से बड़ा होगा या किसके बराबर होगा, या तो वह 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन किससे छोटा होगा, जिससे आप भाग दे रहे हो, जिससे भाग दे रहे हो उसको बोलते हैं भाजक। ये इसको आपको याद रखना है, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि जो आपका शेषफल होता है वो क्या होता है बच्चों, भाजक 0 या फिर 0 से बड़ा और भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। यही है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या, ठीक है ना, बाकी इसमें कुछ है नहीं, यहीं से आया है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल से। बात उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब मैं चलो समझाता हूँ कि इसमें आपको करना क्या है। आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा आप निकालेंगे, इसमें HCF आपको निकालना होगा। मैं एक उदाहरण समझा देता हूँ, बाकी चैप्टर जब स्टार्ट करूँगा तब चीज़ों को और क्लियर कर दूँगा, ठीक है। तो अभी केवल एक प्रश्न आप लोग देख लो। चलो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि 15 और 12 ये दो संख्याएं, इनका यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा हमेशा ज्ञात करो, ठीक है। ये आपसे पूछा जाएगा, तो आपको करना क्या है कि जो आपका छोटा नंबर होगा, देखो ये वाला नंबर बड़ा नंबर है, ये बिगर नंबर है और ये स्मॉलर है ना,
तो हमेशा स्मॉलर नंबर आपका भाजक बनेगा। क्या बनेगा? भाजक। और जो बड़ा नंबर होगा वो क्या बनेगा? भाज्य। तो 12 का नाम 12, यहाँ पे क्या बचा? 3। अब बच्चों ध्यान देना है आपको, जो आपका शेष ये स्टेप फर्स्ट, ये आपका पहला चरण कंप्लीट हो गया। तो आपको ऐसे बगल में लिखना है स्टेप फर्स्ट। हमको पता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। अब ये देखो, ये आपका भाजक है। एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, जिससे आप भाग कर रहे हो, जिससे भाग कर रहे हो वो आपका भाजक होता है, जिसमें भाग कर रहे हो वो आपका भाज्य होता है। ये आपका भागफल है और ये क्या है बच्चों? शेषफल। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना है कि भाज्य, भाज्य क्या है? 15 बराबर भाजक क्या है? 12, भागफल क्या है बच्चों? 1, शेषफल क्या है? 3। ये आपका स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब आगे आपको ये ध्यान देना है कि जो आपका शेषफल आया था वो आपका भाजक बन जाएगा, जो आपका पहले वाला भाजक था वो आपका भाज्य बन जाएगा। अब 3 का पहाड़ा पढ़ो, 15 से अधिक 9, तो 3 5 जा 15। ठीक है ना, 3 से 15 में पूरा कट गया। तो आपको एक बात और ध्यान देनी है कि जिस नंबर से, जिस भाजक से शेषफल पूरा कट जाए या फिर 0 आ जाए, कट जाने का मतलब 0 आ जाए, वही आपका मसा होगा। तो स्टेप सेकंड में आपको क्या करना है, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। स्टेप सेकंड में आपको करना है, स्टेप सेकंड मैं थोड़ा रफली समझा रहा हूँ, बाकी मैं चैप्टर में इसको डिटेल में समझाऊंगा। ये स्टेप आपका फर्स्ट है, ये आपका स्टेप सेकंड में क्या किया आपने? 15 को किसके बराबर किया? 3 गुणे 5 प्लस 0। जहाँ पे 0 आ जाए, ये देखो, जहाँ पे 0 आ जाए, समझ लो, आप समझ लेना आपकी कहानी हो गई है। ठीक ना।